हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने चैप्टर लेके आया हूँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम इसके आज इंट्रोडक्शन क्लास सीखेंगे और थ्योरी पार्ट ज्यादा कवर करेंगे, प्रैक्टिकल इसके बाद वाले टॉपिक में कवर करेंगे। राइट। अब अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि पहले आप पूरा टॉपिक पढ़ो। अगर आपको चीजें समझ में आती है देन सब्सक्राइब करो। राइट। तो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। माई सेल्फ कुलदीप सिंह हुसैन, और आपके सामने चीजें लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में ध्यान से सुनो। 11th क्लास में आपने जो भी अकाउंटेंसी में बुक्स पढ़ी है, वो आपने एक ऐसे बिजनेसमैन की पढ़ी है जहाँ पे एक सिंगल पर्सन ओनर होता था, जिसे हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अब आप जो पढ़ने जा रहे हो दैट इज पार्टनरशिप। तो जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मीनिंग आती है पार्टनरशिप की क्या होती है। सपोज आप खुद सोचो, क्या आप इंडिविजुअल कभी पार्टनरशिप कर सकते हो? मतलब मैं हूं, मैं क्या अपने साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ? नहीं। मुझे पार्टनरशिप करने के लिए या तो किसी एक और पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी या दो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब एटलीस्ट पार्टनरशिप के लिए मेरे को दो लोगों की तो रिक्वायरमेंट होगी। यस और नो? चलो, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक रिलेशनशिप हो जाता है। किनके बीच में होता है? जो दो लोग मिलके काम करते हैं, कम से कम दो लोग, या तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब मिलके काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाता है। तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। ध्यान रहे, कम से कम दो और दो से ज्यादा। जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए एक ए है और एक बी है। ए वांट्स टू स्टार्ट अ गारमेंट बिजनेस। तो ए बी के पास आता है, बी को कहता है, बी उसका फ्रेंड है, बी चल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और सपोज बी डोंट वांट टू स्टार्ट गारमेंट बिजनेस, बी बोलता है मेरे को नहीं करना बिजनेस। क्या ए जबरदस्ती बी को बिजनेस में लेके आ सकता है? नो। बी को लेके आएगा वॉलंटरी बेसिस पे। और जब वॉलंटरी बेसिस पे बी को लेके आएगा तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट आइदर इट कैन बी ओरल और रिटन ऑल्सो। बट सेफ साइड रखने के लिए, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को अराइज करने, कम करने के लिए, जो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स अराइज होंगे उसको कम करने के लिए हमें रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है। अदरवाइज अगर हम फैमिली में पार्टनरशिप करते हैं, दो ब्रदर है ए एंड बी, वो दोनों मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दे कैन स्टार्ट द बिजनेस विद द ओरल एग्रीमेंट। तो हु हैव एग्रीड, एग्रीड होने चाहिए किस चीज के लिए? प्रॉफिट को शेयर करने की। पर्पस यही होता है बिजनेस स्टार्ट करने का, कि बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे और उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि ए और बी दो पार्टनर हैं, और बी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, बिजनेस तो मैं करना चाहता हूँ पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर देता हूँ, कैपिटल लगा लेता हूँ। और ए बोलता है ठीक है, सारा काम मैं कर लूंगा। तो जो पर्सन काम कर रहा है दैट इज नोन एज एक्टिव पार्टनर। और जो पार्टनर काम नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे लगा के प्रॉफिट शेयर करेगा या लॉस शेयर करेगा, वो है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ शेयर द प्रॉफिट लिखा है, लॉस नहीं लिखा। उसका रीजन है, थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो क्या लिखा? ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे, मतलब ए और बी दोनों कर रहे हो, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस शुड बी लीगल। इलीगल बिजनेस नहीं, लीगल बिजनेस होना चाहिए। क्लियर? इलीगल करेंगे फिर उसके बाद आपस में डिस्प्यूट्स करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट तो सबसे पहले यही पकड़ेगा ना कि भाई आप इलीगल बिजनेस कर रहे थे। वो सुनेगा ही नहीं। तो जब मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, अब आपका टर्म वन में क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में पूछ सकता है कितने पर्सन होने चाहिए मिनिमम। तो एटलीस्ट टू पर्सन होना चाहिए। प्रॉफिट, आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं। एक बार अभी लास्ट टाइम एग्जाम में आया था प्रॉफिट एंड लॉस, एक ऑप्शन ये भी था, एक ऑप्शन था प्रॉफिट ओनली, एक ऑप्शन था लॉस ओनली, और एक ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो सिर्फ प्रॉफिट वाले पे ही आपने क्लिक करना है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आंसर गलत। एग्जाम में चारों ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीज पता होनी चाहिए।
हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ओनली। लॉस भी करते हैं लेकिन वो कब आएगा वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है। अब एग्जाम में जब आप, जैसे जब भी बेटा कोई आपको पता है जैसे कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013, वैसे ही पार्टनरशिप का एक अपना एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। अब जब कोई एक्ट बनता है ना तो एक्ट में कुछ सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शन के अंदर कोई डेफिनेशन दी होती है। तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 4 पे दी हुई है। क्या बोला हुआ है वहां पे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, it is a term relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business, जो कि carried on by all or any of them acting for, right? This is partnership की मीनिंग। ये पार्टनरशिप की मीनिंग है जो आपको आनी चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं कि पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीजें जरूरी, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो एलिमेंट्स भी आप इजीली समझ सकते हैं। क्यों? मैंने कहा सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी पार्टनरशिप करने के लिए क्या होना चाहिए? दो लोगों का। तो मैंने यहाँ पे लिखा एटलीस्ट 2%। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2% तो होने चाहिए, पर कौन कौन से 2% नहीं होंगे, मतलब पर्सन को किन में काउंट नहीं किया गया, कौन कौन से पर्सन को इस पे काउंट नहीं करें। पहला, अगर आप किसी माइनर के साथ पार्टनरशिप करते हो तो वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। सपोज एक्स एंड वाई और जेड, ये है 18 ईयर्स ओल्ड, ये है 19 ईयर ओल्ड और ये है 17 ईयर ओल्ड। तीनों के तीनों एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, एंड दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस अलोंग विद द पार्टनरशिप। क्या वो मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज जेड इज अ माइनर पार्ट। बट एक्स और वाई कर सकते हैं। इन दोनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 6 मंथ जेड 17.5 ईयर्स का हो गया। अब अगेन जेड आता है, यार आप अच्छा काम कर रहे हो, मेरे को भी पार्टनरशिप में ले लो ना, पहले आपने पार्टनरशिप में नहीं लिया। अब क्या, अब एक्स और वाई जेड को पार्टनर एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं? आप लोग कहोगे नहीं सर अभी भी 18 से कम है। बट लॉ कहता है अब कर सकते हो। एक बार पार्टनरशिप एग्जिस्ट हो जाए उसके बाद आप माइनर को पार्टनर बना सकते हो, बट ओनली फॉर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनर को। इन केस बिजनेस को लॉस हो गया तो लॉस माइनर को नहीं मिलेगा। लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मेजर पार्ट, नॉट इन माइनर पार्ट, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि एटलीस्ट 2% में माइनर नहीं होगा। किसको लेंगे? मेजर को लेंगे। क्लियर? अच्छा, और कौन सा दूसरा पर्सन? पहला तो मैंने आपको बता दिया माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड। सुना है आपने? अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है? अनसाउंड माइंड मतलब जिसका माइंड साउंड नहीं है, ठीक नहीं है, कह सकते हैं दिमाग से जो पागल है थोड़ा सा। लॉ कहता है कि वो पहले से ही दिमाग से कमजोर है और आप उसको एज अ पार्टनर बनाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन गलत है। आप फ्यूचर में लॉसेस करके सारा लॉस उसी पे डाल दोगे, क्योंकि पार्टनरशिप में तो वैसे ही लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप है, अलग अलग चीज है, बट ज्यादातर पार्टनरशिप अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं बनाई आपने, एलएलपी नहीं बनाई, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। और एक्स और वाई घपला करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं और सारा का सारा लॉस किसके बेयर डाल देते हैं? माइनर के ऊपर, जेड के ऊपर। सपोज जेड अनसाउंड माइंड है, तो उस केस में अनसाउंड माइंड को अगर आप पार्टनर बनाते हो तो अनसाउंड माइंड को पार्टनरशिप वो वैलिड नहीं रहती। तीसरी चीज, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, हैव यू हर्ड अबाउट इट? एनिमी मीन दुश्मन, एलियन मतलब कोई मिल गया, नहीं, या पीके, नो। एलियन मतलब इधर क्या है? सपोज दो कंट्री है, जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गई, तो उस केस में अगर इंडिया का रेसिडेंट पाकिस्तान के रेसिडेंट के साथ
कोई मिलके पार्टनरशिप करता है, तो जो रेसिडेंट है पाकिस्तान का, ही विल बिकम एलियन एनिमी ऑफ आवर कंट्री। तो एलियन एनिमी हो गया ना वो, तो उसके साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो वो भी पर्सन में काउंट नहीं होगा। तो कौन कौन से पर्सन काउंट नहीं होंगे? माइनर नहीं होगा, अनसाउंड माइंड नहीं होगा, तीसरा एलियन एनिमी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अपना, एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इट कैन बी ओरल और रिटर्न ऑल्सो। तीसरी चीज, बिजनेस होना चाहिए एंड इट शुड बी लीगल। अगर आप कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप करते हो तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो आपने कहीं ना कहीं एज एन एनजीओ ओपन किया हुआ है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने। फोर्थ, दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? जस्ट जस्ट बिकॉज टू अर्न द प्रॉफिट एंड टू शेयर दैट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, राइट। फिफ्थ वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। सपोज एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे और जेड भी तीन पार्टनर थे, सबके तीनों मेजर है। अब तीनों के तीनों गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, भाई क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों जब बिजनेस कर रहे हैं तो एक्स घूमने गया अपने अंकल के यहाँ जम्मू JNK, और वहां पे देखा अंकल क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करते हैं कॉटन के, और उसने बोला कि अंकल आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हम भी ये बाहर से खरीदते हैं तो हमें महंगा पड़ता है, एक काम करो, सो एंड सो प्रोडक्ट मेरे को डिलीवर कर दो मेरे बिजनेस में। वहां पे वाई और जेड बैठे होंगे और 1 लाख का ऑर्डर दे के आ जाता है। और वाई और जेड शॉप पे बैठे हुए, सामान आ रहा है, अच्छा लग रहा है उन्हें, एट द एंड उनके पास एक इनवॉइस आया कि 1 लाख की पेमेंट करनी है। इज एक्स एंड वाई एंड जेड इज लाइबल टू पे दैट अमाउंट और नॉट? बिल्कुल। रीजन क्या है? क्योंकि अगर एक्स ये डील नहीं करता तो वो कहीं ना कहीं किसी एजेंट को पकड़ते। यहाँ पे एक्स एज अ एजेंट का काम कर रहा है वाई और जेड के लिए, बिजनेस के लिए। और वाई और जेड क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल, PLE वाला नहीं, PLE, प्रिंसिपल। दैट मीन्स इनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गया एजेंट और प्रिंसिपल का, उसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। और वाई एंड जेड लायबल हो जाएंगे कि वो पेमेंट करें। ऐसा पॉसिबल है कि जेड भी एजेंट बन सकता है, क्या पता कभी जेड चले जाए घूमने और वो किसी के साथ ऐसे डील करके आ जाए। इन दैट केस एक्स एंड वाई बिकम प्रिंसिपल एंड जेड बिकम एजेंट फॉर एक्स एंड वाई, राइट। यहाँ पे हमारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको ये बताया मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी 2, बट मैक्सिमम कितने होंगे? 10, 20, 50, 100, 150, 200 या अनलिमिटेड? कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। तो इसकी जो लिमिट डिसाइड करी वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने नहीं करी, इसकी लिमिट डिसाइड करी कंपनी एक्ट 2013 ने। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के लिए क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर जो कंपनी एक्ट 2000 ने डिसाइड करी, दैट विल बी, देखो कितनी, 50। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितनी होगी वो? 50। एज पर न्यू कंपनी एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज 50। 50 लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर 50 से ज्यादा हो जाते हैं, दे हैव टू कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप इनटू कंपनी, अलग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, कंपनी बनानी पड़ेगी। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी बनाए या पब्लिक कंपनी। क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। क्या होती है ये पार्टनरशिप डीड? 3 पार्टनर थे, XYZ, तीनों मिलके अच्छा बिजनेस कर रहे थे और कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा इक्वली शेयर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर की बात थी, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तीनों में इक्वली 1 लाख 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकेंड ईयर और अच्छा चला, 30 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया। थर्ड ईयर
3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और अकाउंटेंट था मिस्टर एक्स। अब एक्स ने जैसे देखा 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, एक्स 3 करोड़ लेके गायब अपने घर। वाई एंड जेड वेट कर रहे हैं, एक दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, एक हफ्ते हो गए। एक्स ना तो कोई कॉल पिक करता है और ना ही ऑफिस आता है। वाई और जेड मिलके सोचते हैं कि एक्स के यहाँ जाते हैं और पूछते हैं क्या हो गया। जब गए तो एक्स ने डोर ओपन किया, एक्स ने बोला कौन हो तुम। अब वाई और जेड एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन हो तो हम पार्टनर है, हमारा प्रॉफिट था, वो 3 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ गया। एक्स ने बोला कौन सा प्रॉफिट। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मैंने बिजनेस का आइडिया लेके आया, मैंने सोचा कि हम कोई मिलके बिजनेस करते हैं और तुम्हें कहा था कि शुरू के 2 साल इक्वल बांटूंगा, तीसरे साल से तुम्हें सैलरी दूंगा, 15-15 हजार रुपए आके ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वाई और जेड को गुस्सा है, जैसे ही गुस्सा आ रहा था कुछ करने वाले थे, तब तक एक्स ने आवाज मारी और एक 7 फीट हाइट का बाउंसर बाहर निकल के आया और वाई और जेड उससे डर गए। अब वाई को तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन जेड पकड़ के बोल रहा है नहीं आगे मत जा, पता है 7 फीट की हाइट है उसकी, तो डर तो लगेगा ही लगेगा। तो जेड ने बोला कि नहीं नहीं खींच खींच। बट जाते जाते वाई ने गुस्से में बोल दिया उसे कि देख लूंगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाया पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। और वाई गया, वाई और जेड ने केस किया एक्स के अगेंस्ट। और जब एक्स के अगेंस्ट केस किया तो वहां पे कोर्ट के आगे बातें रखी गई सारी चीजें। और एक्स ने कहा सर, जज साहब देखो मेरी शक्ल से इतनी शराफत झलकती है, क्या मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। इन लोगों ने मेरे को बेवकूफ बनाया, ये सोच रहे थे 2 साल का प्रॉफिट दिया है इक्वली तो तीसरे साल का भी प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो सर, ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि शुरू के 2 साल इक्वल प्रॉफिट बटेगा, उसके बाद सारा का सारा प्रॉफिट एक्स का और वाई जेड का कुछ नहीं होगा, उन्हें सैलरी मिलेगी। जिसपे एक्स के भी साइन है, वाई के भी साइन है और जेड के भी साइन है। वाई और जेड एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्या किसने किया, तुमने किया साइन या मैंने किया। अब 3 साल हो गए थे बिजनेस में, तो एक्स फॉर्ज भी कर सकता था, एक्स ने फॉर्ज कर दिया, वाई और जेड के साइन कर दिए। इसलिए जाहिर साइन जब भी करो तो ध्यान से देख के करो। अब क्या हुआ, वाई और जेड करे तो क्या करें, लेकिन जज साहब ने एक माइंड लगाया और सोचा और देखा। क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा उस डॉक्यूमेंट में साइन तो कर रखे थे लेकिन स्टैंप नहीं लगी थी अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट 1889। क्यों, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड बनाई इसलिए जाती है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को कम किया जा सके। कि कल को अगर किसी बात में डिस्प्यूट अराइज होता है तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन दैट पार्टनरशिप डीड। और कल को लड़ाई होगी तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाए। बट उस पे साइन तो थे एक्स वाई जेड के, लेकिन स्टैंप ड्यूटी एक्ट 1889 के अकॉर्डिंग स्टैंप नहीं लगी हुई थी। तो पार्टनरशिप डीड के लिए सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, सभी पार्टनर के साइन होने चाहिए, प्लस साथ में स्टैंप लगी होनी चाहिए। और इस सब को लेके कहाँ पे जाके रजिस्टर करवाया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास नहीं। 11th क्लास में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में आपने सीखा होगा कि आरओसी के पास जाता है रजिस्टर करवाना। बट पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाया जाता है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड अमंग द पार्टनर। Deed is required to be duly stamped as per Indian Stamp Act 1889 and duly signed by all the partners. Right? अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको भी बताया इसको कहाँ पे लेके जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो देखो आज आपके साथ एक केबीसी भी खेल लिया जाए। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं पहले ये भी देख लो। Name of the firm, name and address of all firm, nature and place of business, duration of partnership. These are the things जो कि कवर्ड होंगी यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में। लेकिन जब मैंने आपसे बोला कि पार्टनरशिप डीड होगी तब ये सारी चीजें मिलेगी, इन केस कभी कभार पार्टनरशिप तो हम करते हैं लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाते हैं। जैसे मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई दोनों मिलके एक पार्टनरशिप करते हैं ओरली,
और वो पार्टनरशिप डीड नहीं रखते, भाई हस्बैंड वाइफ है क्यों रखेंगे, सॉरी मिसेस वाई कर दिया, मिसेस एक्स, डांट पड़वाओगे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई से सॉरी, और मिसेस एक्स से भी। तो मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, मतलब डीड नहीं बनाते, पार्टनरशिप करते हैं ओरली बेसिस में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आपस में हस्बैंड वाइफ है, क्या ही लड़ाई झगड़े होंगे, कौन किसको धोखा देके जाएगा। अब मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ओरल पार्टनरशिप डीड कर दी। अब कल को अगर बाय चांस लड़ाई झगड़े हुए, मिसेस एक्स कहती है मैं ज्यादा काम करती हूँ तो मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए, तो मिस्टर एक्स बोलेगा ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो फिर लड़ाई जब ऐसे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उस केस में लॉ कहता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो उस पे लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट 6% के हिसाब से, क्लियर है? 6% पर एनम के हिसाब से उस लोन पे इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। बस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो ये दो चीजें ध्यान रखना, ये दो चीजें देनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं देना होता। अब लास्ट दैट इज नॉट लीस्ट केबीसी हमारा क्वेश्चन पूछा, द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ डैश एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द डैश। अब देखो क्या क्या ऑप्शन है, पहला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, दूसरा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, ये गलती से कंपनी है यहाँ पे फर्म आएगा। तीसरा स्टैम्प एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, फिर स्टैम्प एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अब आप खुद सोच के देखो कि कौन सा होना चाहिए। वैसे जो आंसर है दैट इज स्टैम्प एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैम्प लगी नहीं चाहिए, और उसको कहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में। क्लियर है? गॉट इट? कोई दिक्कत? आई होप चीजें समझ में आई हो। और आंसर जो है हमारा यही है, स्टैम्प एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। यहाँ पे आके अब मैं ये सारी चीज कंप्लीट कर देता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड 2021-22 अभी लेटेस्ट जो टर्म 1 एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो कि आपको करने हैं। मैंने आपसे कहा था लास्ट में, वीडियो पसंद आई तो लाइक तो पहले ही कर लिया आपने, शेयर भी कर दिया, लेकिन मैंने कहा था जब पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और यहीं पे हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।